हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों आज आपके लिए हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं एग्रोनॉमी के टॉपिक पर। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी में दोस्तों एग्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? एग्रोनॉमी में अपने फसलों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों एग्रोनॉमी की परिभाषा क्या है? एग्रोनॉमी की परिभाषा जिसमें हम सामान्यतः भूमि का उचित प्रबंध करके फसलों के उगाए जाने के अध्ययन को अपने एग्रोनॉमी कहते हैं। तो एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है दोस्तों? एग्रोनॉमी मतलब इसके पीछे आपको लगा गया, आपको एक याद रखना है, नोमी लगा आ गया, ठीक है। तो नोमी लगा आ गया या फिर आपके लॉजी लगा आ जाए, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा? आपकी ग्रीक भाषा का शब्द होगा। किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। इसका आपके एक अपवाद है, ठीक है। वो क्या है? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है? ये इसमें क्या है? फलों का अध्ययन किया जाता है। पर पोमोलॉजी के अंदर ये लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये लैटिन और ग्रीक दोनों से मिलकर बना हुआ है, तो ये क्या है? एक अपवाद है, ठीक। तो एक अपने बात कर लेते हैं भी कल्चर। जैसे अपने कल्चर लगा जाए, कल्चर लगा जाए तो वो कौन सा होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। तो ये आप याद रखना। जिस भी शब्द के पीछे लॉजी या नोमी लगा दे तो वो किस भाषा का शब्द होगा? ग्रीक भाषा का शब्द होगा। कल्चर आ गया, वो क्या होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। तो अब अपने बात करते हैं अपनी क्रॉप की, ठीक है। क्लस्टर बीन, ठीक है। तो जो ये क्रॉप है, ये एक खरीफ सेशन की क्रॉप है। कम वाली जाती है क्रॉप 30 से अपने 40 सेमी वर्षा इसके लिए उपयुक्त रहती है। इसमें 30 से 40 सेमी वर्षा हो, वहां पे इसे आसानी से बोया जा सकता है, ठीक है। तो अपने इसकी बात कर लेते हैं। ये एक तो सीधी और शाखीय वृद्धि करता है इसका पादप, ठीक है। तो अब अपने इसका वानस्पतिक नाम क्या है? वानस्पतिक नाम क्या है इसका? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोमा, ठीक है। कुल क्या है इसका? कुल है इसका लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी के कुल के अंदर और कौन कौन सी आती है? दाल वाली ग्रोपे भी आती है। तो इससे एक आपको बताते हैं कि जो भी दालें है ना, वो क्या है? लेग्यूमिनेसी है। परंतु सभी जो लेग्यूमिनेसी फसलें हैं वो दाल नहीं है। जैसे कि आपको पता है ये क्या है? ग्वार है, ठीक है। तो ग्वार किसके अंदर आता है? लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर आता है, परंतु दाल नहीं है। उसी प्रकार से आपका मूंगफली भी लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर ही आता है, पर वो दाल नहीं है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखना। परंतु जो दाल है वो लेग्यूमिनेसी कुल के अंदर है। अब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है भारत से। पुष्प क्रम क्या है इसका? शीर्षक रेसिम या एपिकल रेसिम, ठीक है। जो आपको इसका पुष्प क्रम यहाँ पे दिखाया गया है किस प्रकार से है। अब अपने इसके आगे बात करते हैं फल प्रकार। फल प्रकार क्या है? पोड या अपने फलियां। जो फलियां वो आपको पीछे दिखाई थी। प्रोटीन इसके अंदर कितना पाया जाता है? प्रोटीन जो इसके अंदर पाया जाता है 45% प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। तो भी इसके अंदर अपने गम की बात करते हैं। इसके अंदर भ्रूण के दाने के अंदर गम की उपस्थिति कितनी होती है? तो गम की उपस्थिति कितनी होती है? 33 या 30 से 33% इसके अंदर गम की उपस्थिति होती है। ये आपको यहाँ पे इसका भ्रूण आपको दिखाया गया है किस प्रकार से इसमें गम है। तो यह एक लघु द्विश प्रभावी पादप है। यानी क्या है? मैंने आपको बताया था एक शॉर्ट डे प्लांट है, तो इसकी प्रकाश की रिक्वायर कितनी रहती है? 13 घंटों से कम की रहती है। तो ये कितने? 13 घंटों से कम प्रकाश चाहने वाला पादप है। और हरी खाद के लिए इसे 50% पुष्पन पर इसे खेत में मिला दिया जाता है। क्यों मिला दिया जाता है इस टाइम? क्योंकि इसके जो ब्रांचेस है, जो ये पूरा पौधा है, ये कच्ची अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये ताकि मृदा के अंदर आसानी से सड़ गल सके और अपने को हरी खाद का फायदा हो सके, तो इसके लिए हमने इसको कच्ची अवस्था पे मिला देते हैं। ग्वार का सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य अपना राजस्थान। और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा होता है बीकानेर के अंदर। कहाँ पे होता है? बीकानेर के अंदर। अब अपने इसकी जलवायु की बात करते हैं। तो जलवायु क्या है दोस्तों? इसकी गर्म एवं शुष्क जलवायु वाला फसल है ये। अंकुरण है तो उपयुक्त तापमान कितना चाहिए? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड इसको उपयुक्त तापमान चाहिए अंकुरण के लिए।
मृदा कौन सी उपयुक्त रहती है? मध्यम, हल्की व दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त रहती है। और जहां पर आसानी से अपने दूसरी क्रॉप पे नहीं लगा सकते, जो क्रॉप में आसानी से नहीं लगा सकते किसी भी मृदा में, तो वहां पर अपने ग्वार को लगाया जा सकता है। बुआई का समय, बुआई का समय क्या है इसका? जून से जुलाई या मध्य जून से जुलाई तक इसकी अपने कर सकते हैं शोभी। और बीज दर कितनी चाहिए? बीज दर इसकी अलग अलग होती है। दाने के लिए कितनी है? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर अपने चाहिए। और चारे एवं सब्जी के हेतु कितनी चाहिए? 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अपने को इसकी बीज दर उपयुक्त रहती है। अब अपने बात कर लेते हैं इसकी किस्मों की। तो किस्में भी इसकी अलग अलग होती है, दाने एवं चारे हेतु एवं सब्जी हेतु, ठीक है। तो दाने हेतु चारे हेतु कौन सी है? RGC 936। वह RGC की आपको जो भी सीरीज मिल जाए, ठीक है, जैसे RGC 1031 और RGC 1033, ठीक है, कितनी 1031 और 33 जो भी, यानी RGC की आपको सीरीज मिल गई, तो वो आपको क्या करना है? ग्वार की करनी है। और कौन सी किस्म है? पुष्पा, ये दुर्गापुरा सफेद और अगेता ग्वार 3, ठीक है। तो अब अपने सब्जी हेतु किस्में की बात कर लेते हैं। तो सब्जी हेतु कौन कौन सी किस्में हैं? सब्जी हेतु है आपकी पूसा मौसमी, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और ये भी पूसा मौसमी, पूसा सदाबहार, पूसा नवबहार और दुर्गा बहार, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। इनमें से आपकी 2 इंपॉर्टेंट है और एक आप ये सीरीज याद रखना, आपके क्वेश्चन में आ सकता है। अब अपने इसकी उर्वरक की बात कर लेते हैं। तो उर्वरक इसमें कितना चाहिए? नाइट्रोजन 10 से 15 kg और फास्फोरस कितना चाहिए? 40 kg। तो इसमें उर्वरक का आपको अनुपात पूछ लिया जाए तो अनुपात क्या होता है इसका? 1:2:1 होता है। तो इसमें संपूर्ण नाइट्रोजन और फास्फोरस जो कब दी जाती है? बुआई के समय दे दी जाती है। अब अपने खरपतवार नाशियों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन से खरपतवार नाशी होते हैं? पहला आ गया आपका फ्लूक्लोरेरिन आ गया, और दूसरा आपका पेंडामेथिलीन आ गया, और तीसरा आपका इमेजाथापर आ गया। जो इमेजाथापर है आपका वो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट व्यू से, ठीक है। इमेजाथापर क्या है? एक पोस्ट इमरजेंस है, ठीक है, जो अपने 30 से 35 दिन बाद, फसल की बुआई के 30 से 35 दिन बाद अपने दिया जाता है। कटाई यानी हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कब की जाती है इसकी? कटाई यानी सब्जी हेतु बुआई के 50 से 60 दिन यानी 2 मंथ सब्जी हेतु कब की जाती है इसकी हार्वेस्टिंग? 2 मंथ बाद, ठीक है। और दाने हेतु यानी 90 से 120 दिन यानी 3 से 4 मंथ बाद में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है दाने हेतु। उपज कितनी होती है इसकी? उपज अपने देखते हैं हरा चारा में इसकी कितनी उपज है? 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब बात कर लेते हैं अपने दाने की। दाने की कितनी है? 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो अब अपने बात करें इसकी फलियां कितनी? 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने इसका फलियों का उत्पादन अपने को मिल जाता है। अब अपने बात कर लेते हैं ग्वार के प्रमुख रोग की, ठीक है। तो इसमें आपका 2 प्रमुख रोग है यहाँ पे। एक तो है आपका बैक्टीरियल ब्लाइट, ठीक है, जिसको आपको फील्ड में इस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें ये देखो यहाँ पे स्पॉट बने हुए हैं। तो ये किसके द्वारा जनित है? ये जीवाणु जनित रोग है, आपको ये याद रखना है। और आपको ये याद रखना है बैक्टीरियल ब्लाइट, आपको ग्वार आया हो और बैक्टीरियल ब्लाइट किसका रोग है तो आप ग्वार का कर सकते हो। ये जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। तो अब आपका दूसरा है एंथ्रेनोज, ये उसका विशाल रूप है। तो इसमें आप क्या है, इसमें भी आप इसका फील्ड में इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके पॉट्स पे आप देख सकते हो किस प्रकार से हानि होगी इस रोग के कारण, ठीक है। ये भी आपका जीवाणु जनित रोग है। चलो आपकी ये तो हुई आपकी क्रॉप, ठीक है। तो अब इसके आपको एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हमने अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन तैयार किए हुए कुछ, तो वो आपको साथ सॉल्व करते हैं। ग्वार का वानस्पतिक नाम, ग्वार का वानस्पतिक नाम क्या है? ग्वार का वानस्पतिक नाम है अपने
साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबा। और विग्ना रेडिएटा किसका है? विग्ना रेडिएटा है मूंग का। और विग्ना मूंगो किसका है? ये आपके उड़द का। और ग्लाइसिन मैक्स ये आपके सोयाबीन का। अब अपने बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पूछा सदाबहार व RGC 936 किसकी किस्म है? किसकी किस्म है? मैंने आपको बताया था ये क्या आ गया? RGC सीरीज आ गई तो किसकी आ गई? अपने ग्वार की आ गई। तो अपने देखते हैं राइट क्वेश्चन, राइट आंसर है आपका ग्वार। अब अपनी बात करते हैं ग्वार की उपयुक्त बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है ग्वार की? ये उपयुक्त बीज दर आपकी 15 से 20 kg। ठीक है। अब अपने बात करते हैं ग्वार की फसल में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख शाकनाशी है। तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको कौन सा बताया था? इमेजा थापर, इसलिए आपको बताया था। ठीक है। एट्राजिन और सिमेजिन जो मैंने आपको पिछली वीडियो में जो आपको बाजरा की क्रॉप ट्राई थी उसमें बताया था। और ब्यूटाक्लोर या मैजेटिन ये किस में उपयोग किया जाता है? ये अपने धान में उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपके क्या आ गया? इमेजा थापर। थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक और कमेंट जरूर करना। और अपना अभी वेबसाइट तैयार हो रही है, अभी प्रोसेस चल रही है। और अपने अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स करवाएंगे ऑनलाइन। तो जिस किसी को भी अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स करना हो तो वो क्वेरी कर लेना। थैंक यू।